अफगानिस्तान में तालिबान का पहला टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही टेस्ट में तालिबान के पसीने छूट रहे हैं। सरकार बनाने का ऐलान लगातार टाला जा रहा है और खबरें ये आ रही थी कि ईरान मॉडल पर तालिबान सरकार बनाएगा। उधर ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर तालिबान लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनाएगा तो उसे ईरान मंजूरी नहीं देगा। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने का मामला लटकता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान के भीतर ही सत्ता पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई है और इसी वजह से नई सरकार का ऐलान टलता जा रहा है। हालांकि तालिबान की तरफ से खबर ये आई कि वो ईरान मॉडल की तरह अफगानिस्तान का सरकारी ढांचा बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच है। इसी पेंच पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वो तभी मान्यता देंगे जब वो चुनाव से आई सरकार होगी। ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान जैसे देशों को सीधा संदेश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी दखल बंद करें, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान अफगानी जमीन का इस्तेमाल कैसे अपने फायदे के लिए करेगा। ईरान के ऐसा बयान देने के पीछे की एक वजह यह भी है कि तालिबान भले ही कह रहा है कि वो ईरान मॉडल में सरकार बनाएगा, लेकिन ईरान की तरह तालिबान के सरकारी ढांचे में आम जनता की भागीदारी नहीं होगी। पहले आपको ईरान का सरकारी ढांचा समझाते हैं। ईरान में सत्ता का ढांचा क्या है? इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होते हैं, जो इस वक्त अली खुमैनी हैं। सुप्रीम लीडर के पास पावर होती है न्यायपालिका, गार्डियन काउंसिल, फौज, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एक्सपीडियंसी काउंसिल को अपॉइंट करने की। इसके बाद उनके अंडर आते हैं राष्ट्रपति, जो अभी इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर सीधे अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव होता है। ईरान के लोग वोट देते हैं, फिर चुनाव में जो जीतता है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठता है। जैसे अभी इब्राहिम रईसी हैं। राष्ट्रपति ही देश चलाता है, यानी देश चलाने वाला शख्स ईरान में लोगों द्वारा वोट देकर भेजा गया होता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ऐसा नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में वो अपने हिसाब से राज करना चाहता है। वो वहां के लोगों को ताकत नहीं देना चाहता, उन्हें दबा कर रखना चाहता है। अगर आप तालिबान की सत्ता का ढांचा देखेंगे तो आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। तालिबान में सत्ता का प्रस्तावित ढांचा ईरान की तर्ज पर, इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होगा। सुप्रीम लीडर के नीचे 12 मुस्लिम विद्वानों का सूरा होगा। सुप्रीम लीडर ही एक राष्ट्रपति चुनेगा, साथ ही मंत्रियों की एक परिषद होगी। यानी देखा जाए तो ईरान की तर्ज पर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा तो बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह होगा कि तालिबान किसी भी तरह का चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि अगर उसने चुनाव कराए तो लोकतंत्र के हिसाब से जनता सबसे ऊपर हो जाएगी, जो उसे मंजूर नहीं है। इसीलिए सरकार का सारा कंट्रोल तालिबान अपने पास रखना चाहता है, जिससे जनता हमेशा उसके कब्जे में रहे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा पाए। तो अब सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में सरकार बन क्यों नहीं पा रही? ऐसा क्या हो गया कि तालिबान सरकार बना ही नहीं पा रहे हैं? खबर तो यही है कि तालिबान और पाकिस्तान परस्त हक्कानी नेटवर्क में फूट पड़ गई है, जिसके बाद आईएसआई चीफ इसे सुलझाने के लिए काबुल पहुंचे। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे आखिर किस तरह की मुश्किलातें आ रही हैं और वहां पर जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, किस तरीके की दिक्कत उनके बीच आ रही है, आखिर क्यों सरकार बनाने में इतना वक्त लग रहा है। आपको बता दें कि कई हफ्ते गुजर गए तालिबान का जब से कब्जा हुआ है और ऐसे में इंतजार इसी बात को लेकर कि आखिर वहां पर सरकार बनेगी कब। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह की दिक्कत आ रही है, किस तरीके से अंदर खाने ये जो अलग अलग गुट हैं उनमें कई तरह के मनमुटाव हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं। आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा, इसे लेकर भी लड़ाई चल रही है। लेकिन काबुल के हालात इन सब के बीच बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई भी सिस्टम नहीं है, ना कोई पुलिस। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश की खुफिया एजेंसी का चीफ किसी दूसरे देश में वहां की लीडरशिप से आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गया हो। आमतौर पर ऐसे दौरे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जनरल फैज का अफगानिस्तान का दौरा बता रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता पर इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड पीएम है। दरअसल जनरल फैज ऐसे वक्त में अफगानिस्तान गए हैं जब वहां पर सरकार बनाने को लेकर मतभेद की लगातार खबरें आ रही हैं।
अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर करने के लिए तालिबान के अलग अलग गुट एकजुट हुए थे, लेकिन अब उनके अंदरूनी झगड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। सत्ता के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के लड़ाकों के बीच घमासान है, तो कट्टरपंथियों और उदार चेहरे का दिखावा करने वाले तालिबानियों में भिड़ंत। तालिबान के राजनीतिक गुट यानी दोहा गुट और लड़ाई करने वाले मिलिट्री गुट में टक्कर है। देश भर से अलग अलग लड़ाकों ने सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जमाने के लिए काबुल में अपनी अपनी टुकड़ियां भेज रखी हैं। इनमें शामिल हैं अखुंदजादा के डिप्टी रह चुके मुल्ला बरादर और खलील हक, जिनके लड़ाकों का काबुल एयरपोर्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा रहा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने के पीछे भी यही वजह है। तालिबान और हक्कानी में बन नहीं रही है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर चाहता है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में हक्कानी गुट मजबूत स्थिति में रहे, जबकि तालिबान का एक धड़ा ऐसा नहीं होने देना चाहता है। अब देखना होगा कि तालिबान, हक्कानी गुट और दूसरे धड़े जो सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, उनके बीच सुलह हो पाती है या नहीं, या फिर सत्ता पर कब्जे की ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है। तालिबान से जंग लड़ रही नॉर्दर्न अलायंस का यह दावा है कि तालिबानी वर्दी में 500 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जंग में शामिल हैं। भारी भीड़ के बीच में खड़े इस शख्स को देखिए। ये वो शख्स है जो जिंदा सबूत है अफगानिस्तान में पाकिस्तानी घुसपैठ का। ये सबूत है अफगानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने की पाकिस्तानी साजिश का। सबसे पहले सुनिए ये शख्स क्या कह रहा है। सुन लिया आपने, पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ रही नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स के जवानों ने अपने खिलाफ लड़ रहे एक तालिबानी लड़ाके को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो पाकिस्तान से आया है। इससे आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो तबाही आई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तालिबान के खिलाफ लड़ रही नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान के साथ 570 पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के जवान भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने तालिबान कमांडो फोर्स बद्रे 313 की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तालिबान के साथ अल-कायदा, ISIS और 20,000 पंजाबी लड़ाके हैं। पंजशीर पर 6 तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। NRF का तो यहां तक दावा है कि तालिबान उन पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस अपने साथ लेकर आई है। पाकिस्तान के दखल के इतने सारे सबूत हैं कि पूछिए मत। आपको एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक आतंकी अफगानिस्तान में पकड़ा गया था। उसने बताया था कि कैसे पाकिस्तान से उन्हें जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान भेजा जाता है। तारिक शहीद हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी उलमा पर आती है। उन लोगों के माँ बाप तो अपने घरों में होते, उनके बच्चों को पता नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उलमा उन लोगों को यहाँ भेज देते हैं ताकि जाओ और जिहाद करो, तो यहाँ उनके जिम्मेवार उलमा ठहरेंगे। तो हम उलमा को ये अर्ज करते हैं कि क्यों आप लोग यहाँ हम लोगों को मरवाते हो। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तो पाकिस्तानी सरकार में मौजूद लोग खुलेआम कहने लगे हैं कि उन्होंने तालिबान की मदद की, उसे पाला पोसा। इसलिए अफगानिस्तान के लोग अगर आज के हालातों के लिए सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, ये सारे के सारे ISI और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब अवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जाहिर है पाकिस्तान इसीलिए पंजशीर पर किसी भी हालत में कब्जा करवाकर तालिबान को देना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों को एकाएक चले जाने के बाद तालिबान लड़ाकों को बहुत ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पंजशीर में उसे जबरदस्त टक्कर मिल रही है। अगर पंजशीर तालिबान को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है तो न सिर्फ तालिबान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात होगी।